हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे घटना चक्र नई पुस्तक का, जो कि है राज दृष्टि जीएस दृष्टि घटना चक्र की जो बुक आती है उसका इन्होंने नई सीरीज निकाली हुई उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश अंतरिम बजट भी दिया गया है। तो आज इस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि घटना चक्र के जीएस दृष्टि का। ठीक है, जीएस दृष्टि वालों ने इसके पहले जो है हिस्ट्री का बुक निकाल चुके हैं, राज व्यवस्था का, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण, इतने सारे का बुक जी निकल चुका है। ठीक है, अब बाकी रह गया था उत्तर प्रदेश का, तो वो आज ये निकल चुका है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक बुक और रह गई अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, जो कि वो भी आ ही जाएगी एग्जाम्स के पहले पहले। ठीक है, जो कि पीसीएस के पेपर का टारगेट करके ये बनाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बुक जो है थोड़ा सा बड़ा है और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे हम इसमें कवर किया जा रहा है इस बुक में। ठीक है, तो जीके जीएस जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप इसको देख लेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश का कंप्लीट हो ही जाएगा। अब इसमें अगर हम कंटेंट में देखते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में दिया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग के बारे में दिया गया, फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु है, मिट्टी है, उत्तर प्रदेश की वन और प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उत्तर प्रदेश वन्यजीव हैं, उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत परियोजना है, खनिज संसाधन है, उद्योग है, पशुपालन है एवं दुग्ध विकास है, जनजातियां उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश परिवहन संचार, उत्तर प्रदेश में कृषि, उत्तर प्रदेश का इतिहास, पर्यटन, सांस्कृतिक तत्व, उत्तर प्रदेश साहित्य एवं साहित्यकार, पत्रकारिता, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज है, उत्तर प्रदेश न्याय व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल एवं उत्तर प्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं नक्षत्रशालाएँ, शिक्षा, प्रमुख शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क और सिटी। इसके बाद अंतरिम बजट उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2020-21 करंट के अनुसार है। प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और नीतियां हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो करंटली जो चलाई गई हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित पुरस्कार सम्मान हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले एवं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इतने सारे कंटेंट इसमें दिया गया है, जो कि आपका पूरा उत्तर प्रदेश का जीके जीएस एक ही बुक में कंप्लीट हो रहा है और इसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसको मैं 4 पार्ट में बांटा हूँ। पहला पेज से लेकर इसको मैं 30 पेज तक एक वीडियो में ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद 30 पेज से लेकर 60 पेज तक दूसरा होगा, पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद 60 पेज से लेकर 90-95 पेज तक या 100 पेज तक जो है पार्ट तीसरा होगा और 100 से लेकर 128-30 पेज तक जो है ये पार्ट चौथा होगा। तो हम 4 पार्ट में इसको देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट पहला शुरुआत करेंगे, जिसमें पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 30 तक रहेगा। इसमें हम देखेंगे परिवहन एवं संचार तक। ठीक है, इसके बाद अगले वाले पार्ट में हम उत्तर प्रदेश में कृषि से शुरुआत करेंगे और उसमें जो आगे जितने भी पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं वो बातें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों की चित्र में प्रस्तुति के बाद यह राज्य आधारित ज्ञान की चित्रात्मक जो है प्रस्तुति राज्य जीएस दृष्टि भी इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की निकाली गई है और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की भी जो है जीएस दृष्टि ने निकाला हुआ है। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी से स्पेशल संबंधित जितने भी, चाहे पीसीएस प्री का पेपर होने वाला है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चाहे लेखपाल का पेपर हो या फिर बीडीओ का पेपर हो या फिर जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, इन सारे जितने भी यूपी SSSC से संबंधित जितने भी पेपर होंगे या यूपी से संबंधित, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में राज्य का विस्तार देखते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, लगभग जो है 7.33% उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश कितना परसेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो कितना हो जाएगा 7.33%। नोट में दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में क्रमशः जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? फोर्थ स्थान आता है, फोर्थ प्लेस पे है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पहला स्थान आएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय चिन्ह है मछली और तीर धनुष। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं, राज्यपाल हैं वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजकीय पुष्प है पलाश।
ठीक है। इसके बाद राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च, ये दोनों आपको याद रखना है। राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष है अशोक या सीता अशोक इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें पॉइंट, तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर सब दिया गया है, ठीक है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 30 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। कुल अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 36 मिनट। कुल देशांतरीय विस्तार है 60 डिग्री 09 मिनट। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ें जो है दी गई हैं, ठीक है। अब प्रदेश की चौड़ाई अगर हम बात करते हैं तो 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। और प्रदेश की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है और उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस तरीके से प्रदेश की लंबाई इसमें दी गई है। तो ये बातें हो गई। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला इसमें दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट, देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश देश से संबंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन कौन से लगते हैं। तो देखिए, पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो बिहार लगता है और झारखंड लगता है, 2 राज्य लगता है। बिहार में जो है 7 जिले जो है लगते हैं। बिहार के 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के लगते हैं। महाराजगंज कुशीनगर, बिहार से जो है 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 जिले जो है बिहार से लगते हैं। झारखंड से जो है सोनभद्र जिला लगता है, ठीक है। तो ये पूर्वी सीमा हो गई। इसके बाद अब उत्तरी सीमा की बात करते हैं। तो उत्तरी सीमा में जो है नेपाल से 7 जिला लगता है, उत्तराखंड से 7 जिला लगता है, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश से 1 जिला लगता है जिसका नाम है सहारनपुर। अब नेपाल से जो 7 जिला टच होता है उसको देख लेते हैं। तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। इसको आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसी तरीके से इसमें 3 ऑप्शन दे देगा जो कि इसमें से होगा, और 1 ऑप्शन होगा जो इससे अलग दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा इसमें ऐसा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगता नहीं है, ठीक है। 7 जिलों को याद नाम रखना है। ऐसे उत्तराखंड के याद रखते देख लेते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत जिला जो है उत्तराखंड जिला से लगता है, ठीक है। ये हो गई उत्तरी सीमा। अब देख लेते हैं पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो दिल्ली से जो है 2 जिले लगते हैं। दिल्ली से 2 जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद शहर, ठीक है। इसके बाद हरियाणा से जो है 6 जिले लगते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, मथुरा और आगरा, ठीक है। ये हो गई पश्चिमी सीमा। अब देखते हैं दक्षिणी सीमा की बात। तो दक्षिणी सीमा में 2 राज्य टच होते हैं, छत्तीसगढ़ और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ से 1 जिला लगता है, वो है सोनभद्र। मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिला लगते हैं। सबसे ज़्यादा जिला जो है मध्य प्रदेश से टच होता है। तो इन 11 जिलों के नाम देख लेते हैं। आगरा लगता है, ठीक है। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इतने ज़िले जो है मध्य प्रदेश से लगते हैं, ठीक है। राज्य के मौसम की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून महीने तक होती है। शीत ऋतु होती है अक्टूबर से फरवरी महीने तक, और वर्षा होती है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक। ये उत्तर प्रदेश के जो है मौसम का इस तरीके से रहता है विवरण, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश केंद्र शासित के प्रदेश जो है 9 राज्य टच होते हैं टोटल, और 9 राज्य में 1 केंद्र शासित भी प्रदेश है, यानी कि 8 राज्य टोटल टच होते हैं और 1 राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश टच होता है। कौन कौन से राज्य टच होते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये राज्य टच होते हैं। 8 राज्य, और 1 है दिल्ली जो कि 9वां राज्य हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है 1 दिल्ली, ठीक है। बाकी 8 राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश की बात करेंगे तो वो है नेपाल। नेपाल से सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश का। कितने जिले? 7 जिले लगते हैं, ठीक है। ये होगी बात सीमा से संबंधित। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमाओं संबंधित विशिष्ट तथ्यों को कुछ जान लेते हैं। देखते हैं एक एक करके। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से जो घिरा हुआ जिला है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ललितपुर जिला। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं। तो सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे 4 राज्य टच होते हैं। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा राज्य इसी से टच होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। प्रदेश के सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? तो वो है ललितपुर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हो गए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 देख लेते हैं। कुल जनसंख्या है 19,98,12,341 और इसमें पुरुष
है 10,44,80,510। महिला है 9,53,31,831। ठीक है, ये टोटल जनसंख्या हो गई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। जनघनत्व उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश के 20.2% है। साक्षरता दर टोटल उत्तर प्रदेश का है 67.7%। इसमें पुरुष का है 77.3% और महिला का है 57.2%। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि टोटल जो 67.7% है उसमें अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 77% हो जाएगा। और इसमें अगर टोटल में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 57% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मोटा मोटा याद रख सकते हैं। ठीक है, 10 जोड़ेंगे तो पुरुषों का साक्षरता अनुपात पता चल जाएगा और 10 घटाएंगे कुल में से तो महिला का साक्षरता दर पता चल जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो 41,35,000, 4,13,57,608 है टोटल। इसमें महिला है 2,16,76,975 और पुरुष है, और महिला है 1,96,80,633। ये टोटल SC जातियों की जनसंख्या होगी। राज्यों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो 20.7% है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करेंगे तो 1,13,34,263 है। ठीक है, 1 करोड़ नहीं है, सॉरी, 11,34,263 है ST की जनसंख्या, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। इसमें से जो है 5,81,083 जनसंख्या जो है पुरुष की है और 5,53,190 जनसंख्या महिलाओं की है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज की बात करेंगे तो 0.6% कुल जनजातियों की संख्या है, परसेंटेज है। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 15,53,17,278 जो है ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज है 77.7%। ठीक है, नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो 4,44,95,063 है और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट की बात करेंगे तो 22.3% मात्र नगरीय जनसंख्या है। कार्य सहभागिता दर की बात करेंगे तो 32.94% है। 0 से 6 आयु वर्ग की समूह की जनसंख्या की बात करेंगे तो 3,79,91,331 टोटल जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 902 शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 902 शिशु लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मोटा मोटा हो गया। अब अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के धर्म के अनुसार जनसंख्या एवं परसेंटेज देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हिंदू। ठीक है, तो 15,93,12,654 टोटल हिंदू हैं, हिंदू की जनसंख्या है। और राज्य की कुल जनसंख्या का परसेंटेज की बात करेंगे तो 79.73% टोटल हिंदू हैं। ठीक है, मुस्लिम 3,84,83,967 हैं टोटल और राज्य की कुल जनसंख्या का परसेंटेज की बात करेंगे तो 19.26% मुस्लिम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद सिख की बात करेंगे तो 6,43,500 है टोटल। राज्य की कुल जनसंख्या का 0.32% जो है सिख जाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद सिख के बाद अब देखते हैं इधर जैन की। जैन है 2,13,267 टोटल, 0.11% जो है टोटल जनसंख्या का ये निवास करते हैं। बौद्ध हैं 2,06,285 और ये जो है टोटल जनसंख्या का 0.1% है। ठीक है, ईसाई हैं 3,56,448, ये टोटल जनसंख्या का परसेंटेज इनकी बात करेंगे तो 0.18% है। अन्य धर्मों में जो है 13,598 है और ये जो है 0.01% है कुल जनसंख्या का। ठीक है, अन्य धर्मों में जो भगवान जो ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, उनको सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से कुछ जनसंख्या के अनुसार, धर्म के अनुसार हो गया बातें। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, इसमें जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उनका अलग डाटा दिया गया है। ठीक है, 5,82,622 लोग हैं जो कि कुल जनसंख्या का 0.29% है। ठीक है, प्रदेश में कुल जनसंख्या जो है 19,98,12,341 है। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधी कुछ और प्रमुख तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। ठीक है, अभी हाल ही में श्रावस्ती से योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में, ठीक है, स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ यहीं श्रावस्ती से किया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है कानपुर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है।
राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाला जिला कौन सा है, तो वो कौशाम्बी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर बात करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, 1024 है, ठीक है, लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका गाजियाबाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा नगरीय परसेंटेज वहाँ निवास करती है जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या के में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला परसेंटेज वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला परसेंटेज वाला जिला की बात करेंगे तो श्रावस्ती। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति परिषद वाला जिला कौन सा है, बागपत। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला की बात करेंगे तो कानपुर नगर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण रहती हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज में बात करेंगे तो श्रावस्ती का नंबर आएगा। न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज में बात करेंगे तो गाजियाबाद का नंबर आएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो गाजियाबाद है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो सीतापुर है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करेंगे तो बागपत में है। इसके बाद अगर देखते हैं परसेंटेज में अनुसूचित जातियों की वाला परसेंटेज कौन सा जिला है, तो बागपत है। सर्वाधिक कुल जनसंख्या में है न्यूनतम अनुसूचित जाति परिषद वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो प्रयागराज आ जाएगा। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो प्रयागराज ही होगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है बलरामपुर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वह है बागपत। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह है रुइया। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजात वाला जिला सोनभद्र। न्यूनतम अनुसूचित जनजात वाला जिला बागपत है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला है इलाहाबाद या प्रयागराज। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला है श्रावस्ती। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला है वाराणसी। सर्वाधिक स्लम वाला जनगणना मेरठ, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, वो मेरठ है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं टॉप पॉइंट। उत्तर प्रदेश के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2014 से लेकर 2018 तक की बात करेंगे तो कुल व्यक्ति में बात करेंगे तो 65.3 वर्ष आता है। शहरी में जो है 68.7 वर्ष, ग्रामीण में 64.3 वर्ष आता है, ठीक है। कुल पुरुषों में बात करेंगे तो 64.8 वर्ष आता है। महिलाओं में जो है 65.8 वर्ष आता है, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जीती हैं, ठीक है। ग्रामीण पुरुषों की बात करेंगे तो 63.6 आएगा। शहरी पुरुषों की बात करेंगे तो 68.6 आएगा। ग्रामीण महिलाओं की बात करेंगे तो 64.9 आएगा और शहरी महिलाओं की बात करेंगे तो 68.8 आएगा, ठीक है। ये ईयर में दिया जाता है, वर्ष में। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ मार्च 2020 तक देख लेते हैं। मंडलों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। जिलों की संख्या 75 है। नगर एवं नगरों की समूह की संख्या है 915, ठीक है। ग्राम पंचायतें टोटल पूछा गया है एग्जाम में पिछले वाले में। ग्राम पंचायतें 2021 में जो है 58,176 है राज्य निर्वाचन आयोग के तहत, ठीक है, के अनुसार। न्याय पंचायतों की बात करेंगे तो 8,135 है। तहसीलों की बात करेंगे 351 तहसील हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विकास खंड की, तो विकास खंड है 2021 में 826, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, ठीक है। नगर पंचायत की बात करेंगे तो 439 है। नगर पालिका परिषद की बात करेंगे तो 198 है टोटल। नगर निगम की बात करेंगे तो 17 है टोटल। कुल ग्रामों की बात करेंगे तो 1,06,774 है। आबाद ग्राम की बात करें 97,814 है। आर्थिक संभाग क्षेत्र टोटल 4 हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के भाषा अनुसार जनसंख्या परसेंटेज की बात करते हैं। तो देखिए भाषा अनुसार जनसंख्या परसेंटेज की बात करते हैं, वो भी 2011 के अनुसार। तो उर्दू जो है 5.42% लोग बोलते हैं और हिंदी जो है 94.08% लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पंजाबी जो है कितने लोग बोलते हैं, तो 0.25% लोग बोलते हैं। बंगाली जो है 0.12% लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सहकारिता के बारे में देखते हैं। तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करेंगे तो टोटल 50 है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की शाखाओं की बात करेंगे तो 323 है, ठीक है। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ टोटल 7,479 हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 2019-20 तक 1576 है टोटल। एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की जनसंख्या जो है 1 जनवरी 2020 तक 5,113 है।
आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय 2019-20 तक जो है 2360 है टोटल। ये बात होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत की बात करते हैं 2019-20 में, तो उत्पादन हुआ कुल 2620 करोड़ किलोवाट घंटा। ठीक है, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग होता है 401 किलोवाट घंटा होता है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन होता है 115 किलोवाट घंटा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना वर्ष 1956 में हुआ। पूर्णतः विद्युतीकृत ग्राम की बात करेंगे तो 97,814 है टोटल। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र टोटल 8 हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम नियामक आयोग जो है वर्ष 1998 में बना। इसके बाद एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है उसका नाम है नरौरा बुलंदशहर, वर्ष 1989 में स्थापित हुआ। हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह जो है अलीगढ़ में वर्ष 1942 में स्थापित हुआ। ये बातें हो गई। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक कुछ संकेतक देख लेते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2001 टू 2011 में जो है उत्तर प्रदेश में 20.2% और भारत में था 17.7%। ठीक है, जनघनत्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का है 829 और भारत का है 382। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 22.3% है और भारत में 31.1% नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 77.7% है और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है 68.9% पूरे भारत में ग्रामीण आबादी है। इसके बाद लिंगानुपात बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो कुल व्यक्ति में देखते हैं तो 67.7% उत्तर प्रदेश का है और भारत का 73% है। ठीक है, उसमें से पुरुष अगर बात करेंगे पुरुषों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में तो 77.3% और महिलाओं की अगर साक्षरता दर बात करते हैं तो 57.2% आता है। और वही पुरुष में जो है साक्षरता दर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 80.9% आता है और महिलाओं में जो है 64.6% आता है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 20.7% है और पूरे भारत में 16.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देखें तो 0.6% उत्तर प्रदेश में है और भारत में पूरे 8.6% है। ठीक है, जन्म दर देखते हैं 2018 में कुल जो है देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 25.66 प्रति हज़ार जन्म दर है और भारत में जो है 20 प्रति हज़ार जन्म दर है। ग्रामीण में 26.6 प्रति हज़ार है और भारत में देखेंगे तो ग्रामीण में तो 21.6 है। नगरीय की बात करेंगे तो 22.5 प्रति हज़ार है और नगरीय में भारत में जो है पूरे 16.7 प्रति हज़ार रहता है। ठीक है, मृत्यु दर की बात करते हैं वर्ष 2018 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश प्रति हज़ार मृत्यु दर है 6.6 कुल और भारत में जो है 6.2 है प्रति हज़ार। इसके बाद ग्रामीण की बात करें तो 7% है 7 प्रति हज़ार पर मरते हैं और पूरे भारत में जो है 6.7 प्रति हज़ार पर मृत्यु होती है। नगरीय में 5.3 है और भारत में 5.1 है। शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं 2018 के अनुसार तो कुल की बात करेंगे तो 43 प्रति हज़ार आता है और पूरे भारत में 32 प्रति हज़ार है। ग्रामीण में 46, नगर में जो है 35 आता है और भारत में ग्रामीण में 36 और नगर में 23 आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल व संबंधित जिले जो कि 18 मंडल व 75 जिले हैं। 18वां नवीनतम मंडल जो बनाया गया उसका क्या नाम है अलीगढ़ तथा नवीनतम जिले की बात करेंगे तो हापुड़, शामली और संभल आता है 3 जिला। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके पॉइंट देखते हैं ऊपर से। देखिए लखनऊ मंडल, पहला मंडल कौन सा है? लखनऊ मंडल। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसमें टोटल 6 जिले सम्मिलित हैं। हरदोई, लखनऊ, सीतापुर। ठीक है, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं जिसमें 6 जिले हैं और इधर लखीमपुर खीरी, रायबरेली और उन्नाव ये 6 जिले आते हैं लखनऊ मंडल में। ठीक है, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव। इसके बाद आजमगढ़ मंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आजमगढ़ है। इसमें 3 जिले हैं टोटल, आजमगढ़, मऊ और बलिया 3 जिले आते हैं। ठीक है, कानपुर मंडल की बात करेंगे तो इसमें टोटल 6 जिले हैं। इसका भी मुख्यालय कानपुर है और इसमें 6 जिलों का जो बात करेंगे तो औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर और इटावा, कानपुर देहात और कन्नौज आता है। ठीक है, इसके बाद मुरादाबाद मंडल की बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय मुरादाबाद है। इसमें 5 जिले आते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल। ठीक है, आगरा मंडल की बात करेंगे तो इसमें जो है इसका मुख्यालय आगरा है। इसमें 4 जिले आते हैं, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा। इसके बाद मिर्ज़ापुर मंडल की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर मुख्यालय है। इसमें 3 जिले आते हैं, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है, वाराणसी मंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय वाराणसी में है। इसमें 4 जिले आते हैं, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और इसके बाद वाराणसी। ठीक है, फिर इसके बाद चित्रकूट मंडल आता है। इसमें भी 4 जिले हैं और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? बांदा में है। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा है, याद रखना। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा ये 4 जिले आते हैं।
प्रयागराज मंडल की बात करें तो मुख्यालय इसका प्रयागराज ही है। 4 जिले इसमें भी हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़। झांसी मंडल की बात करें तो मुख्यालय झांसी, इसमें 3 जिले हैं, झांसी, जालौन और इसके बाद ललितपुर, ठीक है। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो अलीगढ़, इसका मुख्यालय 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं सहारनपुर मंडल की, सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। बरेली मंडल की बात करेंगे तो इसमें 4 जिले हैं, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, ठीक है। गोरखपुर मंडल की बात करेंगे तो इसमें 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। बस्ती मंडल की बात करेंगे तो इसमें 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, ठीक है। इसके बाद मेरठ मंडल की बात करेंगे तो इसमें जो है 6 जिले आते हैं मेरठ में, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। देवी पाटन मंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो अलग है, गोंडा में है, ठीक है। इसमें 4 जिले टोटल हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, ठीक है। अयोध्या मंडल की बात करेंगे तो इसमें 5 जिले हैं टोटल, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अमेठी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक विभाग। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग। तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व 3 भूभाग थे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाभर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब एक एक करके उनको हम देखते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रदेश, उसमें 3 कौन कौन से जो है उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। तो पहला उसमें आता है भाभर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा आता है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश, ठीक है। भाभर एवं तराई प्रदेश पश्चिम में जो है सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, पटरौना तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। तो भाभर क्षेत्र देखते हैं तो कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है भाभर क्षेत्र का, सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी 8 जिलों में जो है भाभर क्षेत्र का विस्तार है। परिभाषा की बात करें तो कंकड़ पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग को भाभर कहा जाता है, ठीक है। विशेषताओं की बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई कमी होती है और नदियों का लुप्त हो जाना इसका विशेषता है, ठीक है इसमें। इसके बाद तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा की बात करें तो महीन अवसादों से निर्मित भाभर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है जिलों की बात करेंगे कि कहाँ तक विस्तार हो, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया 8 जिलों में जो है संबंधित है इससे। विशेषताओं की बात करते हैं तराई क्षेत्र में तो इसमें जो है गन्ना, गेहूं, जूट आदि फसलों का अधिक पैदावार होता है, घने जंगल, लंबे हाथी घासों से ढका क्षेत्र है और भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्ति हुई, ठीक है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की बात करेंगे तो इसको 3 पार्ट में गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदान और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब जो है ऊपरी मैदान है उसका विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं मध्य मैदानी प्रदेश की तो वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ठीक है। इसके बाद बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं और मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में फैला हुआ है। इसके बाद गंगा का पूर्वी मैदान की बात करें तो इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में जो है फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के विस्तार मतलब देखा गया। नोट्स में देखते हैं गंगा यमुना के विस्तारित मैदान प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है तो 300 मीटर है टोटल, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी प्रदेश संबंधी विशिष्ट तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण का पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल है 45,200 वर्ग किलोमीटर। सीमाएं इसकी पूर्वी केन नदी, पश्चिम बेतवा तथा पाहुज नदियां और उत्तर गंगा तथा यमुना तथा दक्षिण विंध्य पर्वत तक इसका विस्तार क्षेत्र है, सीमा है, ठीक है। सम्मिलित क्षेत्रों की बात करें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग आते हैं इसके अंतर्गत। इसकी सामान्य ऊंचाई है 300 मीटर के लगभग, कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर से अधिक तथा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिले में कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंची हैं। तो ये बातें हो गई। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश की देखते हैं तो इसमें जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश आते हैं। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैदानी क्षेत्र आते हैं जबकि 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में 2 टाइप है, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र जो है 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और पूर्वी क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से 3 टाइप के बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ऋतुएं की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 होती हैं, शीत ऋतु, गर्मी की वाली ऋतु होती है और वर्षा वाली ऋतु होती है, ठीक है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला जो जिला
शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। ठीक है, थार्नबेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। तो ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बताया गया है। ठीक है, शीत ऋतु की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसकी अवधि होती है शीत ऋतु की ठंडियों की अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक। ठीक है, इसमें जो है वर्षा भी होती है और इसका तापमान, तो पहले वर्षा देखते हैं। वर्षा में जो उत्तर पश्चिम से आने वाली चक्रवातों के कारण इस समय पर वर्षा होती है। औसत संख्या 3 से 5 के मध्य। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में औसतम अधिकतम तापमान जो होता है 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों में औसतन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा महीना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में जनवरी का महीना होता है। अब इसके बाद ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, तो इसकी अवधि होती है मध्य मार्च से मध्य जून तक। अधिक गर्मी पड़ती है झांसी और आगरा के जिलों में। ठीक है, और सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली जिला में। और लू एक हवा जो कि ग्रीष्म ऋतु में जो है पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क और गर्म हवा को लू कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान जो होता है क्योंकि कर्ण रेखा की निकटता है यहाँ पे। ठीक है, कर्ण रेखा के निकट ये पड़ता है इसलिए यहाँ पे तापमान औसत होता है, सर्वाधिक होता है। अधिकतम औसत तापमान जो होता है वो 36 से 39 डिग्री होता है जबकि न्यूनतम होता है 21 से 23 डिग्री। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान तो मई और जून के माह में किया जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब वर्षा ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्षा ऋतु की बात करें, इसकी अवधि होती है जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक होती है और वो सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई एवं अगस्त माह में। ठीक है, औसत अधिकतम तापमान रहता है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी और शाखा से प्राप्त होती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा की बात करें तो प्रदेश की संपूर्ण वर्षा लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त माह में प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे जो है क्या कहते हैं, वर्षा पूर्वा कहा जाता है। ठीक है, पूर्वा कहा जाता है। तो ये बातें हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बात करें तो प्रोफेसर वाडिया और कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन किया गया है। पहला है गंगा के विशाल मैदान के नूतन और उप नूतन मिट्टियाँ। दूसरा है बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ, दक्षिण पठार की प्राचीनी रवेदार और विंध्यन शैल की मिट्टियाँ। ठीक है, अब जो पहला है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उप नूतन, उसमें आता है 2 टाइप, बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा आता है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसके बाद बांगर मिट्टी उत्तर प्रदेश की विशिष्ट तथ्यों की बात करें तो खनिज प्रचुरता इसमें होती है, फास्फोरस एवं चूना, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। उपरहार मिट्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को जो है दिया गया नाम है। ठीक है, बांगर मिट्टी के अन्य नाम की बात करें तो दोमट, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़ और उपरहार मिट्टी होती है। खादर मिट्टी की बात करते हैं तो इसका उर्वरता होती है बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है। इसका विस्तार नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में होता है और विशेषतः हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त महीन कड़ वाली होती है। खनिज की उपलब्धता की बात करें तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवांशों की जो है अधिकता होती है जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। खादर मिट्टी के अन्य नाम की बात करें तो नवीन जलोढ़, कछाड़ी, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि इसका जो है अन्य नाम है। ठीक है, अब देखते हैं भाभर पर्वतपदीय क्षेत्र की बात करें तो मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी नदियों का लुप्त हो जाने वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा दोआब क्षेत्रों में जो जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार है और उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में जो नाम दिया गया, इसको अन्य नाम से सिकटा, करियाल और धनका भी नाम दिया जाता है जो कि लोकल नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों की बात कर लेते हैं तो देखिए पर्वतपदीय मृदाएँ होती हैं, लाल बलुई मिट्टी होती है, तराई मृदाएँ, जलोढ़ मृदाएँ। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तो कैल्शियम युक्त मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ, लाल और पीली मृदा, मिश्रित लाल मृदा, काली, मध्यम काली मृदा। ठीक है, तो ये सारी मृदाएँ होती हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अब बुंदेलखंडीय मृदा और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तथ्यों की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है परवा या पड़वा। ठीक है, माड़ या मार, राकर या राकड़ मृदा और भोटा मृदा। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विस्तार क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जालौन जिले में है और इसके बाद ये जो है झांसी जिले में है।
ठीक है। ललितपुर और हमीरपुर जिले में इसका विस्तार क्षेत्र है। बुंदेलखंडीय मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार मृदा के अपरदन के प्रकार की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में बात करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में मृदा के अपरदन के पार परत अपरदन होता है, विशेष रूप से प्रभावी होता है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में जो है परत अपरदन होता है लेकिन विशेष रूप से प्रभावी होता है, और जलीय अपरदन भी होता है पूर्वी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में जो है अवनालिका अपरदन होता है, विशेष रूप से प्रभावी है, और वायु अपरदन होता है, ठीक है, इसको कहते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में जो है जलीय अपरदन और रिल अपरदन होता है, विशेष रूप से रिल अपरदन प्रभावी है। ये बातें हो गई। अब देखते हैं लाल मिट्टी से संबंधित उत्तर प्रदेश में। तो लाल मिट्टी क्षेत्र जो है वो मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में फैला हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण की बात करें तो ये बालुए लाल शैलों के अपक्षय द्वारा बनता है। उगाई जाने वाली इसमें प्रमुख फसलें गेहूँ, चना और दलहन आदि जो है उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी में कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, जीवांश और इसके बाद फास्फोरस और खनिज, चूना खनिजों की कमी होती है। लाल मिट्टी का विस्तार जो बेतवा, धसान नदियों के जलाप्लावित क्षेत्र में होता है, जलप्लावित क्षेत्र में होता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो मथुरा और आगरा है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय का तराई प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो वो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है। जल प्लावित नदी के बाईं ओर पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? उसको ढूंढ मृदा कहा जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मृदा को जाना जाता है। तो रेगुर, करेल और कपासी मृदा के आदि नामों से जो काली मृदा को जानते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। देखिए, उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मात्र 6.1% क्षेत्र जो है वनावरण है। अब इससे पॉइंट कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की वन नीति की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रथम वन नीति उत्तर प्रदेश के तहत जो आई थी 1952 में, और द्वितीय वन नीति बनी 1988 में, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश वन नीति का संचालन हुआ 1998 से हो रहा है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो राज्य वन नीति 2017 लागू, उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के आधार पर, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के वन नीति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुल वनावरण क्षेत्र जो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना ये पड़ता है? 6.15%। अति सघन वनों की परसेंटेज बात करें तो 1.09% है। मध्यम सघन वन 1.67%। खुले वन की बात करें तो 3.39% है। झाड़ियों की बात करेंगे तो उनका क्षेत्रफल 563.38 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्र का 0.23% है, ठीक है। अधिकतम वन क्षेत्र परसेंटेज वाले जिलों की बात करें तो सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट आता है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो भदोही, मैनपुरी और देवरिया आता है, ठीक है। इसके बाद अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करेंगे तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर आएगा। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करेंगे तो भदोही, मऊ और मैनपुरी का नंबर आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है वनों के प्रकार की बात करें तो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। वनों से लाभ, क्या क्या लाभ हैं ये देख लेते हैं। तो इमारती लकड़ी के रूप में साल और सागौन का प्रयोग किया जाता है। रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में साल, चीड़, सागौन और देवदार आदि के वृक्षों का प्रयोग करते हैं। बीड़ी बनाने हेतु तेंदु वृक्ष के पत्तों का प्रयोग करते हैं। कत्था की प्राप्ति हेतु खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। कागज के उद्योग में जो है बेंत एवं बांस का प्रयोग होता है। तारपीन के तेल की प्राप्ति हेतु जो बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति हेतु जो है चीड़ के वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब लाभ हैं वन से, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश वन महोत्सव की बात करें तो प्रारंभ हुआ था ये जुलाई 1952 में, ठीक है। वन महोत्सव सप्ताह जो होता है वो 1 से 7 जुलाई, प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है? तो वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी और रोटी का अर्थ ही जो है जीवन है, ठीक है। रोटी और रोटी ही जीवन है, ये इसका जो है मूल आधार रहा है वन महोत्सव का। अब वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले क्षेत्र की बात करते हैं। तो बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था और प्लाईवुड उद्योग जो है बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर में बनता है। कागज उद्योग जो है सहारनपुर फेमस है। लकड़ी के खिलौने जो है सोनभद्र, वाराणसी में मिलते हैं। खेल का सामान मेरठ में मिलता है। बीड़ी और चीनी मिट्टी के बर्तन के खिलौने जो है ये मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर में प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएँ हैं, तो उसमें हम बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन। सर्वप्रथम ये चलाया गया 2007-8 में ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है, जो कि वनों से संबंधित है। इसके बाद चलाया गया देखते हैं सामाजिक वानिकी
योजना जो कि 1989 में स्टार्ट किया गया। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-05 में स्टार्ट किया गया। बांस रोपण एवं वन सुधार वर्ष योजना जो 2007 में स्टार्ट किया गया। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है 2005-06 में स्टार्ट किया गया। वृक्षारोपण विस्तार जो है 2007-08 में, और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22.5 करोड़ पौधरोपण का इसमें संपन्न हुआ ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के तहत। विशेषता है 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड प्रारंभ हुआ था 7 नवंबर 2015 को। इसके बाद वन श्रमिकों के कल्याण सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ हुआ 1989-90 में। ठीक है, भारत में वन्य जीव की बात करते हैं। भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव की बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बुक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो अमनगढ़, दुधवा और पीलीभीत 3 जगह है बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर की बात करेंगे तो नवाब वाजिद अली शाह जुलाजकल गार्डन लखनऊ, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर और कानपुर प्राणी उद्यान, यानी कि 3 प्राणी उद्यान हैं उत्तर प्रदेश में टोटल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन जीव विहार 11 टोटल हैं और संबंधित जिलों की बात करते हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है तो चंदौली जिले में है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है, वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है, आगरा ओटावा में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, मिर्जापुर में। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है तो ये बांदा में है। कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार 3 जिलों में पड़ता है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में। ठीक है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर जिले में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार टोटल 14 हैं, उनको देख लेते हैं। तो विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ पर है, महोबा। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में फैला हुआ है। समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में है। और इसके बाद शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में। पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा में। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये कन्नौज में है। ठीक है, इसके बाद समान पक्षी विहार वन्यजीव विहार मैनपुरी। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। जयप्रकाश नारायण यानी कि इसको पहले सुराहा ताल कहा जाता था, यह पक्षी वन्यजीव विहार बलिया में है। ठीक है, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार जो है प्रतापगढ़ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिकल बुक 2018 के तहत उपयुक्त के अतिरिक्त जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जो कि जिला लखीमपुर में है, और 2 अन्य टाइगर रिजर्व यथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत और शाहजहांपुर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर जिला में विवरण दिया गया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के मछलियों की प्रमुख प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ईल मछली प्रजाति है, हिल्सा है, बित्तल है, मत्स्य है, कट्टा है, सिंघी है, रोहू है, मांगुर है। इसके बाद ब्रिगाल है, रसेला है, लाबी है, पढ़ीन है, ट्राउट है, तेगन है, क्यूचूपा है, सौल है। इतनी सारी प्रजातियां जो है मछली की उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। वन्य जीव संरक्षण हेतु योजनाओं की बात करते हैं तो देखिए, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, कछुआ पुनर्वास परियोजना ये कहाँ पर है, गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं का संरक्षण किया गया है। घड़ियाल प्रजनन पुनर्वास योजना जो है मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु बनाया गया है। इटावा सफारी पार्क प्रमुख तथ्यों की बात करें तो स्थापना हुआ स्थायी शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु आवास उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विकास हेतु जो है स्थापना किया गया। प्रमुख जीव यहाँ पर शेर, हिरण, हाथी, तेंदुआ और भालू आदि जो है इसमें रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है तो वो है चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। इसके बाद वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा है तो वह है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी कि 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि की बात करते हैं जो कि टोटल कितने हैं, अभी 10 हैं वर्तमान में। ठीक है, हरदोई में सांडी पक्षी विहार है जो कि रामसर साइट है। इटावा सरसई नवार झील है। आगरा में सूर सरोवर है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक है। नवाबगंज में जो है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार। मैनपुरी समान पक्षी विहार। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। ये सारे रामसर साइट है आर्द्रभूमि में। ठीक है,
मुजफ्फरनगर और बिजनौर हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि नया भी जोड़ा गया है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर जून 2021 में इसे शामिल किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो गंडक और राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली, शारदा, घाघरा और गंगा नदियाँ, इतनी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो ईसन नदी, सई नदी, पांडव नदी, वरुणा नदी और गोमती नदी, इतनी नदियाँ मैदानी भागों से निकलती हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो रिहंद नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी और इसके बाद टोंस नदी और फिर कन्हार नदी आती हैं। ठीक है। इसके बाद अब ये देखते हैं हिमालय पर्वत से दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे गंगा है। गंगा का सहायक नदी की बात करेंगे तो गंगा ये नदी हो गई और इसके बाद इसमें रामगंगा सहायक नदी है, गोमती नदी सहायक है, घाघरा नदी सहायक है, गंडक सहायक है, कोसी सहायक है, बागमती सहायक है, इधर से यमुना सहायक है, टोंस है, सोन नदी सहायक है। ठीक है। उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती है और दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे यमुना, टोंस और सोन है, 3 नदियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी की बात करते हैं। सबसे पहले उद्गम हुआ है गोमुख गंगोत्री हिमनद से। उद्गम स्थान है भागीरथी। तो उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का नाम क्या है? भागीरथी। संयुक्त धारा की बात करेंगे तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का जो है देवप्रयाग में संगम होता है। इसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है। विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। डेल्टा ये बनाती है बंगाल की खाड़ी में। लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की भी सबसे लंबी नदी है। भारत के परिपेक्ष में 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है। तटीय शहर की बात करेंगे तो इसके किनारे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बनारसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर शहर जो है बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। देखिए, बलिया में सुरहाताल झील है, लखनऊ में करेला झील है, रायबरेली में समसपुर झील है, मथुरा में राधाकुंड झील है, कानपुर में बल्हा पारा झील है, आगरा में कीठम सूर सरोवर झील है, रामपुर में गौर झील, शाहजहाँपुर में बड़ा ताल गोखुर झील, झांसी में जो है बरुआ सागर झील, उन्नाव में कुंद्रा समुद्र झील, महोबा में मदन सागर झील है। ठीक है। इसके बाद सुल्तानपुर में जो है राजा का बांध झील, वाराणसी में औंधी ताल झील, कानपुर शहर मोती झील, गोरखपुर जो है रामगढ़ ताल, अलीगढ़ में शेखा झील। ठीक है। इसके बाद महोबा में मदन सागर, मिर्ज़ापुर में टांडा दरी दरार गर्द, महोबा में बेला सागर कृत्रिम झील, बहराइच में चित्तौरा झील, अयोध्या में दरबन झील हैं। ठीक है। यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी का उद्गम स्रोत है यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से। अपवाद क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बनाती है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो चंबल जो कि इटावा के पास मिलती है, बेतवा हमीरपुर के पास और केन जो है बांदा या भजहा के पास जो है मिलती है। ठीक है। इसके बाद यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर की बात करेंगे तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी शहर जो है बसा हुआ है। राप्ती नदी की बात करते हैं तो उद्गम स्थल है रोकुम कोट, नेपाल से ये उद्गमित होती है। प्रमुख सहायक नदी है ये रोहिणी नदी, इसकी प्रमुख सहायक है। संगम की बात घाघरा नदी से बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में संगम करती है। ठीक है। घाघरा नदी के प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं तो उद्गम स्थल इसका मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी। सहायक नदियों की बात करेंगे तो करनाली, सिख, टीला नदी, सेंटी नदी, बेरी, राप्ती और छोटी गंगा नदी जो है सहायक नदियां हैं घाघरा की। इसका अन्य नाम है सरयू नदी। ठीक है। इसके किनारे अवस्थित जो प्रमुख नगर है वो है अयोध्या नगरी। और ये इसका संगम जो होता है गंगा नदी से होता है और ये कहाँ पर होता है? छपरा, बिहार में। ठीक है। शारदा नदी की बात कर लेते हैं तो देखिए, शारदा नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो कुमाऊं हिमालय मिलाम हिमनद से शारदा नदी के उद्गमित होती है। प्राकृतिक सीमा इसका पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है। विशेषता की में जो है सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होती है। इसका संगम जो है घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट होता है। प्रारंभिक नाम इसका काली गंगा अथवा गौरी गंगा था। ठीक है। मैदान में यह प्रवेश करती है ब्रह्मदेव स्थल के निकट। ठीक है। चलिए, गोमती नदी की बात करते हैं। यह फुलहर झील, पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। और इसका अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर आदि जिलों में इसका अपवाद क्षेत्र फैला हुआ है। इसके किनारे बसे शहर की बात करेंगे तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नदी शहर बसे हुए हैं। और इसका संगम जो है गंगा नदी से होता है। कैथी गाजीपुर में इसका संगम होता है गंगा नदी में। ठीक है। इसके बाद बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी का उद्गम है कुमरा गाँव, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपवाद क्षेत्र ये झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर में बनाती है। संगम इसका यमुना नदी से होता है हमीरपुर में। सांस्कृतिक नाम इसका वेत्रवती है। ठीक है। बेतवा नदी का
प्रमुख बांध इस पर कुछ बनाए गए, राजघाट बांध, अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध। तो ये घाट का नाम जो है याद रखना। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी के उद्गम स्रोत है कैमूर की पहाड़ी, उपनाम इसको कर्णवती नदी भी कहा जाता है। संगम इसका यमुना नदी से भोजाहा के निकट बांदा में हो जाता है। ठीक है, अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो उद्गम स्थल इसका जाना पाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में होता है, और इसकी अगर विशेषता की बात करें तो अवनालका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सहायक नदियों की बात करेंगे तो काली, सिंध, पार्वती, बनास नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। प्रमुख बांध इस पर बहुत बनाए गए चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, यानी कि 3 बांध जो है चंबल नदी पर निर्मित है। सीमा निर्धारण करती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। यमुना नदी से इटावा जिले में ये मिल जाती है चंबल नदी। टोंस नदी जो है इसका उद्गम स्थान है तारमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश में। प्रमुख सहायक नदी है बेलन नदी, और गंगा नदी से इसका संगम होता है सिरसा प्रयागराज में। झांसी जिले के प्रमुख बांध की बात करेंगे तो पारीक्षा बांध है जो कि बेतवा नदी पर है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, पथराई और सुखनाई नदी पर ये बांध है। सुकमा डुकमा बांध जो है बेतवा नदी पर है, जो कि ये झांसी जिले में है। प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहले मिर्ज़ापुर की ओर देखते हैं तो जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरोरा बांध गराई नदी पर, मेजा बांध बेलन नदी पर, अधवा बांध अधवा नदी पर। ठीक है, इसके बाद सिरसी बांध बखेर नदी पर, यह मिर्ज़ापुर में पड़ता है। ललितपुर में बांध की बात करेंगे तो जामनी बांध जामनी नदी पर, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, शहजाद बांध शहजाद नदी पर, गोविंद सागर बांध जो है शहजाद नदी पर, सजनाम बांध सजनाम नदी, राजघाट बांध बेंदवा नदी पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अन्य प्रमुख बांध की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो मूसाखंड बांध चंदौली में कर्मनासा नदी पर, गढ़वा बांध चित्रकूट में जो है पड़ता है, मौदहा बांध जो है हमीरपुर में बिरमा नदी पर, इसके बाद सलारपुर बांध जो है महोबा में करदिया नदी पर, चंद्रप्रभा बांध चकिया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर, कन्हर बांध जो है सोनभद्र में कन्हर नदी पर। तो ये सारे प्रमुख बांध कुछ थे अन्य जो कि उत्तर प्रदेश के देखा गया। अब उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे तो गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों की बात करेंगे तो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया 4 जिले आते हैं टोटल। ठीक है, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करते हैं। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर या पिपरी सोनभद्र में है। गंडक परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार नेपाल भी सम्मिलित है इसमें। राजघाट बांध परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, रामगंगा परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना की बात करें तो यमुना नदी पर जो है मथुरा यमुना नदी पर पेयजल हेतु यह गोकुल बैराज परियोजना बनाया गया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश विद्युत क्षमता 28 फरवरी 2022 तक लेटेस्ट अपडेट। जल विद्युत की बात करेंगे तो 501 मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे 4453 मेगावाट है। कुल संस्थापित क्षमता की बात करेंगे तो 31,276.94 मेगावाट है। तापीय ऊर्जा जो है 25,882 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा जो है 440 मेगावाट है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्रों की बात करते हैं तो संगरौली सोनभद्र में स्थापित किया गया है संयंत्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर, रिहंद सोनभद्र, इसके बाद टांडा अंबेडकर नगर, ऊंचाहार रायबरेली और औरैया में स्थापित है NTPC द्वारा जो है विद्युत संयंत्र। औरैया गैस आधारित, दादरी गैस एवं कोयला आधारित, शेष कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य के विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन सहित देख लेते हैं तो देखिए, हरदुआगंज अलीगढ़ में, अनपरा सोनभद्र में, पारीक्षा झांसी में, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, ओबरा सोनभद्र में है, जवाहर एटा में है और पनकी कानपुर में निर्माणाधीन सहित हैं। सारे जो है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लगाए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर प्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिलेमेनाइट, पायरोफालाइट, डेंडुलासाइट आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना हुई थी 1955 में। डायस्फीयर भंडार का डायस्फीयर भंडार में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है भारत में द्वितीय है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम जो है 23 मार्च 1974 को स्थापित हुआ। प्रथम खनिज नीति जो आया दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त दिया गया। यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र है ललितपुर, हीरा प्रमुख क्षेत्र है बांदा एवं मिर्ज़ापुर। ठीक है, यूरेनियम वाला याद रखना जो कि एकमात्र उत्तर प्रदेश के जिले में पाया जाता है ललितपुर में। अब प्रमुख खनिज एवं संबंधित जिले के बारे में बात करते हैं।
सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज हैं सोना, कोयला, डोलोमाइट, पायराइट्स, पोटाश, लवण, चूना पत्थर और संगमरमर आदि पाए जाते हैं। ललितपुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात करेंगे तो यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट, प्लेटिनियम, डायस्पोर, तांबा, बॉक्साइट, सोना, पायरोफाइलाइट और लौह अयस्क पाए जाते हैं। मिर्जापुर में एस्बेस्टस, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, कैल्साइट, फायरप्ले, हीरा और संगमरमर पाए जाते हैं। झांसी जिले में सेलखड़ी, पोटाश, लवण, जिप्सम, डायस्पोर, एस्बेस्टस और कांच के बालू आज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग की बात करेंगे। देखिए, वर्ष 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ब्रीफ। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र 27 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार। ठीक है, देखिए, औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुआ SEZ की संख्या कितना है? टोटल 24। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की संख्या कितना है? टोटल 14। अधिसूचित SEZ की संख्या कितनी है? 21। ठीक है, और सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त SEZ की संख्या केंद्र सरकार द्वारा टोटल 1 है। उद्योग क्षेत्र से प्रमुख संबंधित तथ्य की बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। प्रथम चीनी मिल जो है प्रतापपुर देवरिया में स्थापित किया गया 1903 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारत स्टील रोलिंग मिल जो है मुजफ्फरनगर में स्थित है। लखनऊ जिले के प्रमुख स्थित औद्योगिक संस्थान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में बना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड 1974 में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जो है लखनऊ में। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश यानी कि पिकअप 1972 में लखनऊ में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट जो है लखनऊ में स्थित। कानपुर जिले में औद्योगिक संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में कानपुर में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण है 1961 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी नगर यानी कि यूपीडा जिसको कहते हैं ये 1952 में स्थापित हुआ कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में स्थापना हुई। इसके बाद अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में। देखिए, लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में बनाए जाते हैं। खेल का सामान मेरठ और आगरा में मिलता है। पीतल और कलई के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, सतरौली, शामली, हापुड़, बड़ौद। ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ फेमस है मथुरा जिला। दरी निर्माण में सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर और शाहजहाँपुर का नाम आता है। गलीचा निर्माण में आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर से होता है। दिया सिलाई उद्योग जो है बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर में होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में होता है। औद्योगिक औषधि निर्माण जो है कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर में होता है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर और मुबारकपुर में इसका काम होता है। जेरी एवं चिकन गोटे का काम लखनऊ, वाराणसी में होता है। इत्र एवं सुगंधित तेल की बात करेंगे तो कन्नौज फेमस है। गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज। मिट्टी के खिलौने जो है आगरा और गोरखपुर में निर्मित होते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग उनसे संबंधित जिलों की बात करते हैं। तो अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड ये लखनऊ में स्थित है। उर्वरक कारखाना जो है फूलपुर, प्रयागराज में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मडुआडीह, वाराणसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है ये कानपुर में है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में। ठीक है, सोनभद्र जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम का रेणुकूट में स्थित है। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली में। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला में। ठीक है, अब एक जिला एक उत्पाद ODOP के प्रमुख उत्पादन की बात करेंगे। देखिए, ODOP जरोदरी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली, शाहजहाँपुर का नाम आता है। गुण ODOP के तहत जो है अयोध्या और मुजफ्फरनगर फेमस किया गया है। ODOP के तहत जो है खाद्य प्रसंस्करण में बात करेंगे तो कौशाम्बी, केला के क्षेत्र में बलरामपुर दाल, प्रतापगढ़ आंवला, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल और गोंडा जो है दाल के क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। ODOP मूंज उत्पाद में जो है अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर को रखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बात करेंगे तो देखिए, उत्तर प्रदेश तत्कालीन जो है संयुक्त प्रांत में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना 1944 में किया गया था।
वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों के स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन बेहतर योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान 7.5% है। 2020-21 ई के अनुसार जीएसवीए में जीएसवीए में चालू कीमतों पर यह चीज़ें हैं। ठीक है, अब पॉइंट देखते हैं कुछ। उत्तर प्रदेश में प्रमुख पशुधन विकास के 4 प्रमुख आयाम क्या है? पशु पोषण, उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन है। ठीक है, 20वीं पशुगणना 2019 संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे तो उसमें आएगा आपका उत्तर प्रदेश में कुल पशु की बात करेंगे तो 68 मिलियन है, देश में प्रथम स्थान पर। उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय पशु की बात करेंगे तो 19 मिलियन है, देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुल महिष वंशीय पशु की बात करेंगे तो 33 मिलियन है, देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में बकरियों की बात करेंगे तो 14.5 मिलियन है, जो कि राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के बाद देश में तृतीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में भेड़ों की संख्या 1 मिलियन है और उत्तर प्रदेश में सुअरों की संख्या 0.41 मिलियन है। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता अनुमानित कितनी है? तो 371 ग्राम प्रतिदिन, ये 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कटरा, इलाहाबाद, अब प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। ठीक है, इसके बाद प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े उत्तर प्रदेश से संबंधित देख लेते हैं। अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है, जबकि राजस्थान का जिसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। अब उत्तर प्रदेश में ब्लड ऑपरेशन फ्लड के चरण की बात करेंगे तो प्रथम चरण 1970-71 में चला गया, द्वितीय चरण 81-85 में चला गया और तृतीय चरण 1985-96 में चला गया था। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसमें है भुक्सा, गोंड, थारू, राजी, जौनासारी, माहीगीर और खरवार। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं इतनी। अब एक एक करके जानते हैं। थारू जनजाति के बारे में प्रमुख तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इनका निवास स्थान की बात करें तो गोरखपुर का तराई क्षेत्र आता है। प्रमुख वंश ये किरात वंश के हैं और शारीरिक संरचना इनका कैसा होता है? कद छोटा होता है, पीला रंग होता है, चौड़ी मुखाकृति होती है। इनका मुख्य भोजन चावल है। ये भवन निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से करते हैं। इनकी प्रथा क्या है? संयुक्त परिवार प्रथा है इनकी। यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बदला विवाह का इनमें प्रचलन है। इनका प्रमुख त्यौहार है बजहर। प्रमुख परियोजना है थारू विकास परियोजना, जो कि 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जौनासारी जनजाति की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख उत्सव जौनासारी जनजातियों के प्रमुख उत्सव भिक्षु, पंचोई, दियाई हैं। प्रमुख नृत्य की बात करें तो घुमसू, धेई, ढूंढचा, सराई, अंडे कांडे, रासो, झेला, घीड़ो, घोड़ो और रंगबाजी आज जौनासारी के क्या है? नृत्य हैं। इसके बाद माहीगीर जनजाति की बात करें तो प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर हैं? तो बिजनौर जिला में ये स्थित है, पाए जाते हैं, निवास करते हैं। इनका प्रमुख धर्म इस्लाम धर्म है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनका मछली पकड़ना। ठीक है, खरवार जनजाति की बात करते हैं तो इनका प्रमुख नृत्य कर्मा है। मुख्यतः ये सोनभद्र क्षेत्रों में रहते हैं। प्रमुख देवताओं की बात करें तो बदहूस, बनसंती, दूल्हा देव, घमसान और गौरैया ये प्रमुख इनके देवता हैं। मूल निवासी हैं पलामू, झारखंड के मूल निवासी हैं। उपजातियों की बात करें इनमें तो सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझियाली, गोंजू और आर्मिया आदि उपजातियाँ आती हैं। इसके बाद बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र बिजनौर जिला है और बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से बताते हैं अपने आप को। प्रमुख आराध्य हैं चामुंडा देवी। तखत की बात करेंगे तो बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। ठीक है, अब कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में एक भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। कौन कौन सा जिला है? जालौन और अयोध्या, इनमें एक भी जनजातियाँ नहीं हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजातीय सामूहिक का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी है गोंड, दूसरे नंबर पर खरवार, तीसरे नंबर पर थारू है। ठीक है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया गया है? लखीमपुर खीरी में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई योजना का क्या नाम था? सैनिटरी मार्ट योजना इसका नाम था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना।
इसके बाद सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों की बात करें तो सोनभद्र में पहाड़िया जनजात, बैगा, पांखा, पानिका, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, चेरो आदि जनजातियाँ सब सोनभद्र में पाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार की बात करते हैं। देखिए, डाकघर जो है 1700, टोटल डाकघर कितना है 17,670, ठीक है, 2019-20 के अनुसार। दूरदर्शन केंद्र टोटल 3 है। आकाशवाणी केंद्र टोटल 13 है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो 1911 में इलाहाबाद से नैनी से स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में स्थापित। कुल सड़क मार्ग की लंबाई है 712,000, ठीक है, किलोमीटर। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 30 सितंबर 2019 तक 11,736 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान? द्वितीय स्थान। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-19 है। उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1972 में किया गया। अब देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। तो लंबाई इसकी है 594 किलोमीटर। लाभान्वित जिले की बात करेंगे तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जिले लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु इस प्रयोग को मंजूरी दी गई है। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे, कुल लंबाई इसकी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। इसकी 165.5 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे जो पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले जिलों की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा जिले आते हैं, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई टोटल 341 किलोमीटर लगभग। गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया जा रहा है। लाभान्वित जिले होंगे लखनऊ, बाराबंकी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ये सारे जिले जो है इससे लाभान्वित होने वाले पूर्वांचल जिले। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई 296.07 किलोमीटर है। ये चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव से झांसी प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होता है। लाभान्वित जिला होगा इससे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुटरेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। निर्माण की लागत 15,000 करोड़ रुपए लगभग है। शिलान्यास जो है 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 91.3 किलोमीटर। लाभान्वित जिले होंगे गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर एवं संत कबीर नगर, ठीक है। इसके बाद इससे जो है विशेषता, निर्माण लागत इसकी है 5,876 करोड़ रुपए। विशेषता क्या है? गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग कितने हैं टोटल, या डिवीजन कितने हैं? 9 हैं। पूर्वी उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में रेल का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग जो कि लगभग 9,100 किलोमीटर है, जो पूरे भारत का रेलवे का नेटवर्क कितना है? 14% है। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन यानी कोर का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज। यह रेल परिवहन से संबंधित बातें हैं। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे लाइन की क्षमता का उपयोग लगभग 150% है। प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया और 2023 तक जो है 2003 में ये बनाया गया था। रेलवे के सवारी डिब्बों कोच के निर्माण का कारखाना जो है ये लालगंज रायबरेली में है। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय में, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक की कुल लंबाई कितनी है? 1,620 किलोमीटर। गंगा नदी से होकर यह गुजरती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश जल परिवहन से संबंधित ये बातें थीं। अब उत्तर प्रदेश वायु परिवहन के अन्य तथ्य की बात करते हैं। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? ये आगरा में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये बक्सी का तालाब लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ पर है? झांसी में है, ठीक है। सामरिक महत्व का जो है वायुसेना का हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया कहाँ पर? म्योरपुर सोनभद्र में है, ठीक है। इसके बाद फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट की बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ
इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, रायबरेली फुर्सतगंज, अलीगढ़ एयरपोर्ट और सैफे एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अब अगला प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। पहले प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो है अयोध्या में, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में, झांसी हवाई अड्डा झांसी में, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में, IIT कानपुर हवाई अड्डा जो कि कल्याणपुर हवाई अड्डा से नाम से जानता है कानपुर में, और बरेली हवाई अड्डा बरेली में। ठीक है, इसके बाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी जिसको हवाई अड्डा कहते हैं ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है ये वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि निर्माणाधीन है ये जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। फैजाबाद हवाई अड्डे का नाम उन्नयन करके इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया और ये अयोध्या में है। तो ये था पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया और देखा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश के परिवहन तथा संचार तक इसमें कवर किया गया। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। और पार्ट 2 देखने के लिए ना भूलें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आगे का जो है पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके उत्तर प्रदेश में कृषि होगा, इतिहास, पर्यटन, सांस्कृतिक तत्व जो है, ठीक है, राजनीतिक ढांचा, पत्रकारिता, पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।